गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। दिस इज डे 8 जहां पे हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990। प्रीवियसली हमने 1935 एक्ट, 1833 एंड 1909 को भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आज इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट देखेंगे, जो आईआर का पहला पार्ट है। अगर आप नेबरहुड पॉलिसी इंडिया का देखोगे तो उसमें क्या क्या चीजें आती है, और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि जब इंडिया के नेबरहुड में आएगा तो आप क्या क्या चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन आवर today's class, that is government of Indian Act 1919 Montego comes for reform। देखिए, ये जो लॉ था ना ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर थी ना, ग्रीवांसेस बढ़ते जा रही थी क्योंकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही थी। अगर आप देखो पीछे में तो होम रूल लीग चल रहा था। कहीं ना कहीं लखनऊ पैक्ट भी इसीलिए हुई थी कि चलो हम हिंदू मुस्लिम एक साथ डिमांड रख सके। ठीक है, और फिर ब्रिटिशर्स के ना रिप्रेसिव मेजर्स बढ़ते ही जा रहे थे, जैसे रॉलेट एक्ट आ गया। एंड प्लस गांधी जी का भी एक मेजर रोल था कि जो मासेस को अवेयर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस लोगों में आ रही थी। इसीलिए 1909 जो थे, और एक डिक्लेरेशन भी था जो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन बोला जाता है या ऑगस्ट डिक्लेरेशन बोला जाता है, कि हाँ भाई, आपको हम सेल्फ रूल के बेसिस पे कुछ तो देंगे, मतलब गवर्निंग सेल्फ गवर्निंग देंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। 2 पेजेस का आता है, तो मैं पहले ही बोलती हूँ कि अपना फ्रेमवर्क आप तैयार रखना कि 2 पेजेस में हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, थोड़े बक्से में उसके बैकग्राउंड डालेंगे, फिर उसके बाद फीचर्स लिखेंगे, लिमिटेशन या सिग्निफिकेंस डालेंगे, और फिर कंक्लूजन डालेंगे। कंक्लूजन में आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो कि इट लेड द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड फ्यूचर नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, कभी भी कोई एक्ट आए तो। सो लेट्स बिगिन आर टुडे डिस्कशन। द की लॉ पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू मीट द राइजिंग डिमांड ऑफ सेल्फ रूल इन इंडिया। कहीं ना कहीं, अब मैंने जैसे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहले बोला था कि हम सेल्फ रूल करेंगे, बट नॉट कंप्लीटली, बट डोमिनियन स्टेटस के बारे में। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रूल के बारे में हमारे इंडियन जाग रहे थे और चाहते थे कि भाई इंडियंस ही इंडिया को रूल करे, मतलब रूल नहीं, गवर्न करे, रादर देन ब्रिटिशर्स उनको गाइड करे। ठीक है, इट represented on the important move towards the constitutional reform, a gradual shift from power from Britishers to India। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि हाँ भाई, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करते हैं एंड फिर हम शिफ्ट करते हैं पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडियन। ठीक है, मोन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से मैं पहले ही बोलती हूँ, जो पहला नाम होगा वो आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा, केम्सफोर्ड जो होंगे वो वाइसरे होंगे। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था? अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब अगर आप बात करें 1900 या 1885 से ही आप देख लो ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, इंडियन रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की जो बातें होने लगी थी। सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल अनरेस्ट, आईएनसी, मुस्लिम लीग, जो आगा खान का 1900 शिमला डेपुटेशन था, सेल्फ गवर्नेंस की बात, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ही एगनी दे गई इंडिया को कि भाई हम इतना हेल्प कर रहे हैं। तो वो इंटेंसिफाई द डिमांड एंड पॉलिटिकल कंसेंसस फॉर सपोर्ट इन द वॉर। अब इंडिया बार्गेन करने लगा कि भाई हम तो सपोर्ट तभी देंगे जब आप हमको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड में वही देखते हैं कि रॉलेट एक्ट है, मॉन्टेगूस डिक्लेरेशन ऑन अगस्त 1900, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग, फिर होम रूल लीग मूवमेंट है, रिपोर्ट ऑफ 1918, यही मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिपोर्ट कुछ दिए थे कि हाँ सेल्फ गवर्नमेंट का हम लोग दे सकते हैं। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था 1906 में, एंड गांधी एंड द मासेस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो प्रोविजन क्या क्या था? अगर प्रोविजन देखें तो दो लेवल पे होती है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे क्या कर दिया ना, डायरकी। डायरकी नाम से ही आपको समझ में आता है, रूल ऑफ द टू। ठीक है, तो डायरकी वो चीज है। तो क्या है, मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को क्या कर दिए थे कि भाई हम तुमको ना पावर ट्रांसफर पावर में कर देते हैं और एक रिजर्व पावर में कर देते हैं। कुछ कुछ पावर जो थे वो रिजर्व लिस्ट में चले गए और कुछ आपका ट्रांसफर लिस्ट में। आप ऐसा समझो ना कि ट्रांसफर लिस्ट में ऐसे ऐसे चीजें दे दी ना जहां पे ब्रिटिशर्स को ना कुछ फायदा नहीं हो रहा था। आप एजुकेशन ले लो, आप हेल्थ ले लो, आप एग्रीकल्चर ले लो, लेकिन जो मेजर मेजर जो चीजें थी वो रिजर्व कर लिया। फाइनेंसेस हो गया, लॉ हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, वो अपने पास रिजर्व रख लिया। अब लेजिस्लेटिव में प्रोविंशियल लेवल पे क्या क्या अमेंडमेंट हुई? एक्सपैंडेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, 70% इलेक्ट होके आने लगे हैं। ठीक है, क्रिटिकल एरिया वेयर आउटसाइड ड्यू टू, यही वाला चीज हो गया कि रिजर्व लिस्ट में वो चला गया। वुमेन वेयर गिवन राइट टू वोट, फर्स्ट टाइम वुमेन को वोट टू राइट यहाँ पे 1909 में मिला था। ठीक है, काउंसिल कैन रिजेक्ट द बजट बट गवर्नर कैन रिस्टोर इट। रिजेक्ट तो कर सकते थे, लेकिन हाँ गवर्नर बोलेगा कि नहीं नहीं, तुम लोगों का नहीं चलेगा, इसीलिए उसको रिस्टोर भी कर सकता था गवर्नर। ठीक है, लेजिस्लेचर एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये प्रोविंशियल लेवल पे मोटा मोटी हो गया कि ऑटोनॉमी हो गई, डायरकी हो गई, हमारी रिप्रेजेंटेशन 70% इलेक्टेड हो गए, वुमेन को वोट मिला, तो ये प्रोविंशियल लेवल पे हो गए। अब सेंट्रल लेवल पे क्या हो गया? सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ कि नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज मेड। ये कहीं ना
मुस्लिम लीग को भी एंड आईएनसी को भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ही परेशान किया कि कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं की। आप तो बहुत बड़ा डिक्लेरेशन दिए थे कि भाई हम स्लोली आपको ट्रांसफर करेंगे रूल, बट इन्होंने एज सच कुछ भी नहीं बोला रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वही है, एग्जीक्यूटिव का गवर्नर जनरल चीफ रहेगा, देयर वेर टू लिस्ट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, 8 मेंबर्स वेयर काउंसिल, जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल में था ना 8 मेंबर था, 3 वेयर इंडियंस, ये आप याद रख लेना। लेजिस्लेचर में क्या था, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो कि हमारा अभी लोकसभा है एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट ही जो हमारा राज्यसभा है। तो इसमें 145 मेंबर्स थे, 3 ईयर टर्म था, यहाँ पे 60 मेंबर थे, ये 5 ईयर टर्म्स था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि ये जो काउंसिल ऑफ द स्टेट्स था ना, मतलब जो राज्यसभा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर थे, कोई फीमेल मेंबर नहीं रहेगी, ये एक प्रोविजन था। ठीक है, सम इंडियन गॉट इनटू सम इंपॉर्टेंट कमिटीज लाइक फाइनेंसेस, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। बजट जो है आपका 75% अनवोटेड है, मतलब 25% को वोटेबल उन्होंने बना दिया। एंड आस्क क्वेश्चन एंड पास एडजर्नमेंट, वही चीज है, सेम चीज है। फिर कुछ कुछ और चीजें, जैसे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो सैलरी ड्रॉ करेगा वो ब्रिटिश एक्सचेकर से करेगा, जो कि होम चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था। तो होम चार्ज में क्या होता था कि भाई हम आपके गवर्नेंस के लिए कुछ कुछ आदमी लगा रहे हैं, लेकिन आप उसे पे कीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं होम चार्ज को बंद करता है। ठीक है, 1919 एक्ट, हाई कमीशन ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर इंडियन एट लंदन टू रिप्रेजेंट इंडियन स्टेट एंड मैनेज देयर रिलेशन। ठीक है, ये दो जो एस्पेक्ट है ये 1919 एक्ट में बात की गई थी। तो मेजर मेजर आपको पता लग गया कि वुमेन को प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी हो गई, यहाँ पे डायरकी हो गया, वहां पे बायकैमरलिज्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वहां पे रिजर्व लिस्ट हो गया, ट्रांसफर लिस्ट हो गया, तो आप प्रोविजंस लिख दोगे एंड बैकग्राउंड भी। लिमिटेशन क्या था, लिमिटेड इलेक्टोरल है, अभी भी कुछ कुछ लोग हैं, अब 35 में कुछ कुछ प्रॉपर्टी पे था, तो यहाँ पे भी इनकम और इस पे बेस होगा कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी ही थी। ठीक है, फ्लॉड इलेक्टोरल सिस्टम, वही वाली चीजें हैं कि भाई कुछ कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही दिया गया था। ब्रिटिशर्स डोमिनेंस ओवर की एरिया, वही है, रिजर्व लिस्ट की बात है, हम फाइनेंसेस पे कोई है ही नहीं, तो स्टेट कैसे काम कर पाएगी भाई, उसके पास फाइनेंस नहीं रहेगा, तो वो एजुकेशन हेल्थ को कैसे प्रोपोगेट कर पाएगा। ठीक है, बजट जो है 75% अभी भी अनवोटेबल है। ठीक है, फिर प्रोविंशियल पावर वेर मेयर ब्लैंक चेक, मतलब वही हो गया कि भाई आप ना एजुकेशन ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, लेकिन सारा पैसा तो हम रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पैसे के लिए प्रोविंशियल लेवल जो था वो डिपेंडेंट था आपका किस पे, आपका गवर्नर पे। सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सपैंडेड, एक्सपैंड कर दिया गया यूरोपियन को भी, सिख को भी, मतलब इन्होंने हटाया नहीं, उसे और प्रोपोगेट किया। तो तिलक ने इसे अ सनलेस डॉन बताया, एनी बीसेंट ने कहा अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर। और एक और आगे चीज था, एन अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड अनवर्दी ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट इट। खैर वो पार्ट नहीं लिखेंगे हम, बट सुरेंद्र नाथ बनर्जिया जो थे ये सपोर्ट किए थे 1935 एक्ट को। ठीक है, तो कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि इट डिड नॉट सेटिस्फाई ईदर आईएनसी या मुस्लिम लीग, दैट पेव्ड द वे फॉर द साइमन कमीशन जो कि रिव्यू करेगा, एंड लेटर एक्ट ऑफ 35 जो 1935 आया और भी प्रोपोगेट किया नेशनलिज्म। सेम चीज जो हर आपका एक्ट में हम लोग नीचे लिख रहे हैं, आप उसे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया नेबरहुड पॉलिसी है, इस पे एक क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है कि इंडिया नेबरहुड पॉलिसी क्या है। It was framed in 2008, guides the approach of management relation with the immediate vis-a-vis in the name of Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka। आप यहाँ पे मैप बना के इंडिया का, ठीक है, आप लिख सकते हो कि हमारे नेबर्स कौन है, इंपॉर्टेंस क्यों है रिलेशन। किसी ने कहा था, अब मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा है कि किसने कहा था, कि आप सब बदल सकते हैं लेकिन अपने नेबर्स नहीं बदल सकते। आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने नेबर को नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा रिलेशन नेबरहुड के साथ कैसा है। अगर आप हाल फिलहाल में देखो तो हमारा नेबरहुड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। आप श्रीलंका में देख लो, वहां पे बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गई थी, मतलब उनका तो आईएमएफ अगर बेल आउट नहीं करता तो उनकी सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी। इवन बांग्लादेश में भी आप देखो, शेख हसीना को फ्लड करना पड़ा। म्यांमार की भी स्थिति वो कूप हो चुका था, तो वो भी सही नहीं है। पाकिस्तान का तो आपको हाल पता ही नहीं है। और चाइना भी है, तो चाइना भी बहुत ही फ्रेंडली नेशन तो नहीं है, फ्रेंडली नेशन तो नहीं है, बहुत ही अग्रेसिव रहता है। नेपाल भी कभी इंडिया के गोद में तो कभी चाइना के गोद में, उसकी भी गलती नहीं है, वो भी अपना इंटरेस्ट देख रहा है। एंड भूटान एक साइलेंट है, वही जो हमें सपोर्ट करता है। तो अगर हम आसपास देखें तो हमारे पूरे जो नेबरहुड में ना कहीं केओस मची हुई है। ठीक है, तो किस लिए जरूरी है, रिलेशन विद नेबर डिफाइंस द ग्लोबल स्टेटस। आप कैसे अपने नेबर को ट्रीट करते हो। अगर इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने नेबर के साथ रिलेशन बहुत ही पीसफुल एंड कामफुल बनाना पड़ेगा। जैसे यूएस है, अब यूएस एक ग्लोबल पावर है, तो उसका कनाडा के साथ भी रिलेशन, अब भले ट्रंप आ गया है बट उसका कनाडा के साथ भी रिलेशन अच्छा है, मेक्सिको के भी साथ
रिलेशन अच्छा है। उनका बॉर्डर इतना पोरस था कि अच्छे से सीमलेसली क्या बोलते हैं वहां पे बिजनेसेस सेटअप थी, लेकिन जब ये आया था, ट्रम्प आया, तो वो कुछ कुछ काम कर रहा है वो बनाने का। बट पॉइंट इज उनके नेबर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे। क्या हमारा ऐसा पोरस है? नहीं है। इसीलिए ग्लोबल स्टेटस के लिए कहीं ना कहीं रिलेशन विद द नेबर बहुत अच्छे होने चाहिए। मिलिट्री सिक्योरिटी की भी जरूरत है। कहीं ना कहीं आप देखोगे नेपाल है, भूटान है, वो बफर स्टेट की तरह काम करता है चाइना के विरुद्ध, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटरिंग नॉन मिलिट्री थ्रेट्स लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट है, इलीगल इमिग्रेशन है, काउंटर इंसर्जेंसी है। अगर आप नेपाल के साथ नहीं करोगे तो वहां से बहुत ही बाढ़ प्रोन है, ठीक है, तो बहुत सारे बाढ़ आ सकते हैं इंडिया में। अगर ये चीज मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिजास्टर होंगे, जो कि हमें बहुत ही लॉस देगा। इलीगल माइग्रेशन, आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर है या बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों के लिए, नॉन मिलिट्री चीजों के लिए भी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। अगर हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो हमें बांग्लादेश के साथ या इवन श्रीलंका के साथ ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पे हमारा कोऑपरेशन चाहिए। पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कहीं ना कहीं हम जब इंटीग्रेट होंगे कोऑपरेशन ना, आज के इंटरनेशनल रिलेशन में इकोनॉमिक कोऑपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री से ज्यादा, अगर अब चाइना क्या करता है, वो इकोनॉमिक ही तो एक न्यू लिबरलिज्म की जो न्यू कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं चाइना करता है कि वो सबको लोन देता है और कहीं ना कहीं फिर उसे कंट्रोल करता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एनर्जी सिक्योरिटी है, ठीक है, नेपाल से भी हम लोग वहां से भी थोड़ी बिजली लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का होना बहुत ही जरूरी है। एंड स्टैंडिंग मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म है जो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बायपोलर वर्ल्ड से हटके मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। इंडिया भी एडवोकेट करता है। बायपोलर मतलब क्या है? यूएस और चाइना के बीच में ना रहे, बस और भी मेंबर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, दो कंट्री ना डिफाइन करे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को, तो दैट इज बायपोलर है, ठीक है। यूनिपोलर या बायपोलर की बात करें तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बिल्ड करने की बात करते हैं। और हमारा क्या क्या है, एक्ट इस पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीज रीजन, सागर के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है आपका हेल्प करेगी नेबरहुड पॉलिसी हमारी। चैलेंजेस क्या क्या है हमारी नेबरहुड पॉलिसीज में, ठीक है। तो आप एक चीज देखना कि कभी भी कुछ श्रीलंका का बात आए या बांग्लादेश की बात आए या नेपाल की बात आए या भूटान की बात आए, पाकिस्तान का तो ऐसा छोड़ दीजिए, वो अलग केस है, आप उस पर अच्छे से लिख लीजिए, या चाइना की बात आए, तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें ना लिख सकते हो, ठीक है, कि क्या क्या डायमेंशन है। आईआर इज ऑल अबाउट डायमेंशन। अगर आप सोचोगे कि ठीक है, नेपाल में हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है, तो हम बोलेंगे कि भाई हम लोगों का बहुत फ्री बॉर्डर है, वहां के लोग यहाँ आते हैं, एम्प्लॉय बन सकते हैं। इकोनॉमिक है, मिलिट्री है, स्ट्रेटेजिक है, ठीक है, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल है। तो बहुत सारी डायनेमिक्स पे आप सोचोगे ना, तो आपको अपने आप पॉइंट्स खुल जाएंगे और आप एक अच्छे आंसर लिख पाओगे, ठीक है। वो हो गया। चैलेंजेस क्या है? हिस्टोरिकल बैगेज ऑफ अनरिजॉल्व डिस्प्यूट है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल के साथ भी है, काला पानी सुस्ता वाला इशू है, चाइना के साथ भी अरुणाचल प्रदेश और इधर वाला है, पाकिस्तान वाला भी तो होता ही रहता है, इंडस वाटर ट्रीटी है, या हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। चाइना असर्टिव ऑफन अग्रेसिव बिहेवियर, अभी फिलहाल हमारा स्टैंड ऑफ एट ढोकलाम के बाद हम कहीं ना कहीं 2-3 साल उनसे बातचीत बंद कर दिए थे, बट अब रिसेंटली ये चालू हो गई है, ठीक है। रीसेंट पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जो मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में क्या चल रहा है। इंडिया लिमिटेड कैपेसिटी रिसोर्स विज चाइना, चाइना के पास जो रिसोर्सेज है ना वो इंडिया के पास नहीं है। जनरली इंडिया क्या करता है, प्रॉमिस करता है लेकिन डिलीवर नहीं करता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं हमारी नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट में, ठीक है। डिसफंक्शनल रीजनल मल्टी, सार्क जो है हमारा डिसफंक्शनल है। क्यों है भाई? लास्ट हमने ऑर्गेनाइज करना था 2016 में, उसके बाद से हुआ ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और हम में ठनी हुई है। इस वजह से हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बिग नेबर स्मॉल नेबर सिंड्रोम है, नेपाल के साथ वही होता है, श्रीलंका के साथ भी वही होता है। नेपाल सोचता है कि भाई कहीं ना कहीं ये हमको ना ओवर शैडो कर देगा, तो वो बिग ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर वाला जो है ना शैडो है। एंड हम लोग का बहुत ज्यादा बिग ब्रदरली एटीट्यूड है, तो हम लोग कभी भी वे फॉरवर्ड में जब लिखते हैं ना, तो ये बिग ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर सिंड्रोम के लिए बोलते हैं कि हम लोगों को बिग ब्रदरली एटीट्यूड छोड़ना चाहिए। उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में बिग ब्रदरली एटीट्यूड मतलब क्या? कहीं ना कहीं हम उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आईआर इज ऑल अबाउट की टर्म्स, तो आप यही सब चीज करोगे, बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर, इंटरफेरेंस में, इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना, तो कहीं ना कहीं नेपाल हमसे इसीलिए खुजा। अभी नेपाल में अभी ये चीज जो है, जो आपका किट्स में हुआ है इंसिडेंट, तो कितनी बुरी बात है ये। इंडिया को कैसे प्रेजेंट करता है नेपाल में कि एक किड से स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, एंड उस केस को जिस तरीके से हैंडल किया गया, इट वाज सो सो
बैड, मतलब वो कितना बैड लाइमलाइट में लाएगा इंडिया को। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना कि द वे यू हैंडल, मतलब बहुत ही कंप्लाइंट कंप्लिसेंसी थी इसमें एक्चुअली इंडिया की तरफ से। अगर स्विफ्टली उन्होंने एक्ट किया होता तो वहां के जो राजा हैं उन्हें बोलना नहीं पड़ता कि भाई आप देखो जरा, ठीक है। तो ये हाल है। नेबर एग्जाजरेटेड परसेप्शन अबाउट थ्रेट फ्रॉम इंडिया। कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब हम खुद ही से एग्जाजरेट कर देते हैं कि भाई ये डर है, वो खतरा है, ये खतरा है, ठीक है। फिर उसके बाद इलीगल इमिग्रेशन है, आपका म्यांमार से है, बांग्लादेश से है, आपको भी पता है कि एक केस हुआ था, आई थिंक कोई एमपी था आपका बांग्लादेश का जिसकी मर्डर हुई थी कलकत्ता में। तो एक वो जो इलीगल इमिग्रेंट था वो मुंबई में था, वो मुंबई से आया कलकत्ता, कलकत्ता में उसका मर्डर कर दिया। तो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन जो है, इलीगल इमिग्रेशन है, वो भी हमारे नेबरहुड पॉलिसी को हैम्पर करती है। तो कभी भी नेबरहुड पॉलिसी जब आए तो आप इनका नाम जरूर लिखिएगा, पी पी चौधरी, ठीक है। नेबरहुड जहां भी आएगा इसको रट लीजिए। स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर चेयर्ड बाय पीपी चौधरी। पीपी चौधरी जो चेयर किया एक्सटर्नल अफेयर्स को, उन्होंने क्या क्या बोला है। पहली बात तो डीलिंग विद द इलीगल माइग्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इलीगल माइग्रेशन हो रही है उसे रोकना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को हैंड इन हैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे बिहार का भी रोल आता है। बिहार हैज अ बाउंड्री विथ नेपाल एंड बांग्लादेश टू, क्योंकि वो जो चिकन नेक के पास है, कहीं ना कहीं माइग्रेट होके वो बिहार में भी आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम अफेयर्स को क्लोजली कोऑर्डिनेट करेगा ताकि इलीगल माइग्रेशन को हमें रोकना पड़े। काउंटरिंग द थ्रेट ऑफ टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान एंगेज रीजनल मल्टीलैटरल। अब देखो सार्क डिफंक्ट बैठा हुआ है, तो देखो पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए डायलॉग ही हो सकता है, ठीक है। डायलॉग के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जब तक डायलॉग नहीं होगा तब तक वो सिचुएशन नहीं आएंगे, जब तक टेबल पे नहीं आएंगे। वॉर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें डायलॉग और एंगेजमेंट, बीट पाकिस्तान बीट चाइना, हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा अदर पार्टी को। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, जो हम प्रॉमिस करते हैं ना वो देना पड़ेगा, जो चाइना करता है, ठीक है। एमई एस्टैब्लिश सेल, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव उसको आइडेंटिफाई करो, जो कि बहुत ही क्रूशियल है उस चीज को रिलेशन के लिए, वो हम आइडेंटिफाई करके उसको कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी बताए, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, ठीक है। तो हमें उसे बहुत ही रोबस्ट बनाना पड़ेगा। सिनर्जी बिटवीन नॉर्थ क्या बोलते हैं नेबरहुड पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कहीं ना कहीं इसको हम इंटीग्रेट करें और इसकी जो सिनर्जीज हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उसे यूटिलाइज करें। एंगेज ऑल साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। क्या होता है, अब देख लो, मालदीव्स की बात ले लो या नेपाल की बात कर लो, ठीक है। नेपाल में क्या होता है कि दो पार्टियां हैं, एक पार्टी के साथ तो हम बहुत अच्छे रहते हैं और एक पार्टी के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है। मालदीव्स में भी वही है कि जब भाई, या इवन बांग्लादेश में आप देख लो, शेख हसीना के साथ तो हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन जो अभी अलग जो पार्टी है, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उसके साथ हमारा रिलेशन ही वो बहुत ही एंटी इंडिया है। ये क्यों है, क्योंकि इंडिया ना कभी स्टेप ही नहीं लिया है कि स्पेक्ट्रम के साथ। अब ऐसा सोचो कि यहाँ पे कांग्रेस है एंड बीजेपी है, तो अगर किसी को रिलेशन बनाना होगा अच्छा, तो वो दोनों पार्टी के साथ डील करेगा, नो मैटर विच पार्टी कम्स इनटू द पावर। उन्हें दोनों, एक ओपोजिशन पार्टी एंड जो रूलिंग पार्टी है, उनके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि कल को अगर पॉलिटिक्स चेंज भी हो तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो हैम्पर ना हो। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। हम अवामी लीग के साथ तो बहुत अच्छा थे, हमारा एकदम सोनाली अध्याय चल रहा था, मतलब गोल्डन एज ऑफ इंडिया बांग्लादेश का चल रहा था। बट द पॉइंट इज, जब वो शेख हसीना हटी तो कहीं ना कहीं अब जो हमारा जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन है वो लोएस्ट है। जब से फॉर्म हुआ है बांग्लादेश, इट इज द लोएस्ट पॉइंट है, जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडिया को, ठीक है। एंड फ्यूचर में भी करेगा अगर हम अलग अलग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के साथ एंगेज नहीं हो, ठीक है। एंड मल्टी लैटरल ऑर्गेनाइजेशन में हम एक दूसरे को ये करेंगे। तो जब भी नेबरहुड पॉलिसी आएगा, हम तो या तो पंचशील के बारे में बात करेंगे या तो ये 5S अप्रोच के बारे में बात करेंगे। 5S अप्रोच कहता क्या है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। सम्मान, ठीक है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, हमें उन्हें रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। संवाद, डायलॉग, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, दैट इज पीस एंड समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। तो कहीं ना कहीं ये 5S अप्रोच है, हम यही बोलेंगे, सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि के बेसिस पे ही हम अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें ये अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में ना आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स रटने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे ग्लोबल साउथ हो गया, तो ग्लोबल साउथ का वॉइस बनेगा, तो कहीं पे भी अफ्रीका की बात आई या नीचे जो लीस्ट या डेवलपिंग नेशन है, तो वहां ग्लोबल साउथ की बात आएगी, क्लाइमेट चेंज की बात आएगी, एनवायरमेंटल की बात आएगी, ब्लू इकोनॉमी की बात आएगी। ये सब सारी चीजें जो है ना,
लॉस एंड डैमेज के फंड की बात आएगी, ठीक है। जो आपका कंट्रीब्यूशन है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात आएगी, फिर उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये 5S बोल सकते हो, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात आएगी। तो ये सारी चीजें कॉमन टॉपिक्स है। तो एक आप क्या करो ना, कीवर्ड्स एक जगह पे लिख लो, ठीक है, ये टर्म है, ठीक है। जैसे कि सी राजा मोहन ने क्या कहा है, या देखो सी राजा मोहन एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, तो आप उनको यूज कर सकते हो, वो कहीं ना कहीं कुछ बोले होंगे, ये थोड़ा सा जैसे मैं ARC के लिए बोल रही थी, राजा मोहन को भी आप यूज कर सकते हो। तो वैसे ही कुछ कुछ कीवर्ड्स है जो आप एक पेज पे लिख लो और एग्जाम्स जाने से पहले वो पढ़ लो, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करेगा और वो आपके आंसर में आ जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन का ये, क्योंकि देखिए मोटा मोटी सबको पता होता है कि क्या चल रहा है आसपास के माहौल में, चाहे US में है तो क्या चल रहा है, तो आपको पता होगा कि डेवलपिंग नेशन के साथ क्या कीवर्ड यूज करना है, डेवलप नेशन के साथ क्या यूज करना है, जब रशिया है तो क्या यूज करना है, USA है तो क्या यूज करना है, ठीक है। तो जब USA की बात करते हैं तो हम अपना पर्सनल इंटरेस्ट या कुछ भी है, अभी जैसे ट्रम्प आ गया है तो वो बोलता है कि भाई टैरिफिकेशन करेंगे, इक्वल टैरिफ लगाएंगे जितना तुम लगाते हो वो, तो उसका अप्रोच क्या है, डायलॉग करेंगे अंडर द मतलब क्या मीडिया से छुप के जो भी है करना है वो करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ नहीं, आप कीवर्ड्स लिखो, आप पढ़ोगे अपना मटेरियल, ये तो मेरा मटेरियल है, आपके पास भी मटेरियल होगा, एक पेज पे आप की वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दो, एंड आप उसे डिस्टिंग्विश करो कि डेवलपिंग नेशन है तो क्या है, या नेबर है, आप ऐसे डिवाइड कर लो कि नेबर है तो ये वर्ड्स आएंगे, डेवलपिंग नेशन है तो ये वर्ड्स आएंगे, चाहे हम साउथ अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ये आएंगे, ठीक है। फिर डेवलप नेशन है तो USA जापान के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो ये वर्ड्स आएंगे, तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर लो तो कहीं ना कहीं आपका आंसर ना बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एंड मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लिए और ये सब मटेरियल आप अपने को, मतलब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं।